सही है। तो हमने बेसिकली विड्थ हाइट पढ़ना चाहा था, तो उसके लिए हमने देखा था कि हमें यूनिट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब यूनिट्स कौन कौन से हैं? एक तो पिक्सल, दूसरा परसेंटेज। परसेंटेज में मसला ये था कि वो अपने पेरेंट पे डिपेंड होता है, कि उसके पेरेंट का जो साइज है उसके हवाले से उसकी परसेंटेज आएगी। तो हमने देखा कि यार अगर एक चाइल्ड है, अब उसको पेरेंट की परसेंटेज नहीं देखनी बल्कि उसकी स्क्रीन साइज की परसेंटेज देखनी है, तो हमने कौन सा मॉडल यूज किया था यूनिट? VH, और VH के अलावा क्या था? VW। VH का फुल फॉर्म क्या था? व्यू पोर्ट हाइट। और VW? व्यू पोर्ट विड्थ। इसको आप रिव्यू करें, वरना ये आपके दिमाग से ऐसे उड़ जाएगा जैसे मैट्रिक का सिलेबस। उसके बाद बेसिकली हम जिस जगह पे पहुंचे थे तो हमने ओवरफ्लो पढ़ा था। ओवरफ्लो में हमने देखा था कि सिंपल एक टेक्स्ट है, कोई एक पैराग्राफ है, अब हमने एक जगह पे रखा हुआ है, अब उसके साइड में एक बॉक्स है, नीचे एक बॉक्स है, इधर एक बॉक्स है। अब जब भी मैं बोलूंगा बॉक्स, तो बॉक्स का मतलब है कि कोई भी कंटेंट, मतलब कि वो टेक्स्ट हो सकती है, वो एक तस्वीर हो सकती है, वो कोई कार्ड हो सकता है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई टीम का मेंबर हो सकता है, उसका कार्ड हो सकता है, मतलब कुछ भी जो आप वेबसाइट पे देखते हैं। तो जब भी हम बॉक्स की बात कहेंगे तो बॉक्स का बेसिकली मुराद क्या है कि वहां पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है, इवन नेविगेशन बार, नोटिफिकेशन, कुछ भी हो सकता है। उसका इस पे कोई भी लेना देना नहीं है। बस जब हम कहते हैं बॉक्स तो मतलब वो कंटेंट। तो बॉक्स हम लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि बॉक्सेस हमें अलाइनमेंट सेट करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम पहले बॉक्सेस बनाते हैं और उन बॉक्सेस को अलाइन करते हैं और उस बॉक्सेस में सारी जो चीजें हमें भरनी होती हैं वो भर जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप थोड़ी चीज नोट करोगे तो आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, तो न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि कॉलम्स होते हैं, लिखी हुई वो टेक्स्ट ही होती है, वो टेक्स्ट होता है और कुछ भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो टेक्स्ट भी एक कॉलम्स के हिसाब से यूं बटी हुई होती है। तो वो बेसिकली क्या है कि वो पहले उन्होंने एक बॉक्स बनाया हुआ है, उस बॉक्स के अंदर वो सारी लिखाई की हुई है, बाद में उसका बॉर्डर हटा दिया है, तो आपको वो बॉक्स दिखता नहीं है। इसी तरीके से अगर हमने ये वाला जो बॉक्स बनाया था, अगर मैं ये बॉक्स 1 लिखा हुआ है, अगर मैं इसका एक ग्रीन कलर हटा दूं, इसको ट्रांसपेरेंट कर दूं, तो आपको ये बॉक्स थोड़ी पता लगेगा, बस उसका क्या दिखेगा? कंटेंट, जो उसके अंदर बॉक्स 1 लिखा हुआ है, नीचे बॉक्स 2 लिखा हुआ है। तो ये जो दो चीजें हैं ये हमें बताती हैं कि आपका बॉक्स किधर है। एक और हमारी एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, एक बहुत इजी प्रॉपर्टी है, इसको नाम दे देते हैं मार्जिन डैश पैडिंग डॉट HTML। और आपको पता है कि HTML5 का सिंटैक्स कैसे है, इसमें तो आप लोग चीते हो गए। अब तो HTML ज़्यादा कोई हलवा लगती होगी, बहुत टाइम हो गया है उसको चला के, तो ये तो वाकई इजी चीज़ है। उसके अलावा आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगता है? स्टाइल का टैग लगता है। स्टाइल के टैग के बाद हम लोगों ने आजकल हम जिस पे ज़्यादा बातें कर रहे हैं वो कौन सा टैग है? डिव। क्योंकि डिव हमें ख़ास तौर पे ना ब्लॉक लेवल एलिमेंट यानी कि डब्बे बनाने में बहुत हेल्प आउट करता है। इसके अलावा क्लास का आपने एट्रीब्यूट पढ़ा है सबने, सही है? अच्छा, क्लास के एट्रीब्यूट की खास बात क्या है जो शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी, कि हम ये तो लिख सकते हैं कंटेनर, करेक्ट, हम सब लिख सकते हैं कंटेनर, एक क्लास दे दी, लेकिन मैं इसके साथ इसको दूसरी क्लास भी दे सकता हूं। मतलब ये जो डिव है ये कंटेनर की क्लास में भी आएगा और बॉक्स 1 की भी क्लास में आएगा। मतलब कि जो कंटेनर की प्रॉपर्टीज होंगी वो भी इस डिव को लगेंगी और बॉक्स 1 की भी। तो ये नॉर्मल हमारा एक तरीकेकार होता है कि जो बेसिक होता है ना, कि फर्ज करो जो बेसिक है कि इसका मार्जिन पैडिंग 0 कर दो, सही है, इसका जो अलाइनमेंट है वो पहले लेफ्ट पे ले आओ, इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं जो मुझे पता है कि सारे के सारे डिव पे लगेंगी, तो वो मैं उसकी एक कॉमन क्लास बना लेता हूँ। उसकी वजह क्या है कि मुझे वो बार बार ना लिखना पड़े। या फर्ज करें एक टेक्स्ट है, अब आप एक टेक्स्ट के बारे में चाहते हैं कि पूरी वेबसाइट में उसकी फॉन्ट फैमिली एक ही हो, जाहिर सी बात है, नॉर्मली ऐसा थोड़ी होता है कि शुरू की फॉन्ट फैमिली अलग, नीचे की फॉन्ट फैमिली अलग, उनका वेट अलग होता है, मतलब वो बोल्ड होगा या बोल्ड नहीं होगा, इटैलिक होगा या इटैलिक नहीं होगा, लेकिन जनरली पूरी वेबसाइट में एक ही फॉन्ट इस्तेमाल होता है, ताकि जब आप उसको देखें तो आपको ये ना लगे कि ऊपर वाली टेक्स्ट अलग है और नीचे वाली अलग है। इसको हम कोहेरेंसी कहते हैं, सही, कि कोहेरेंसी होनी चाहिए, एक नज़्म ज़ब्त होना चाहिए, सही है। और ये आपको तकरीबन नेचर में भी दिखता है, आप किसी फूल को देखें तो उसकी सारी पत्तियां एक जैसी दिखेंगी। तो हमारी ये बाय नेचर जो है इंसान की, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है जिसमें कोहेरेंसी हो, यानी एक जैसा काम हुआ हुआ।
अगर उसमें थोड़ा सा भी फर्क होगा तो हमें वो चीज खटकती है, ये आपको महसूस नहीं होती ज्यादा, लेकिन जब आप उस वेबसाइट को देखोगे आप बोलोगे ये अच्छी है और ये बुरी है। अब आपसे कोई पूछेगा क्यों अच्छी है क्यों बुरी है, आप बोलोगे पता नहीं बस, लेकिन लगी। तो उसमें से ये एक डिजाइन, एक हमारा रूल होता है कि हम क्या देना चाहते हैं, कोहेरेंसी, कि आपकी वेबसाइट में जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो एक जैसे दिखने चाहिए। ठीक है, यही वजह है कि आप जब भी कोई वेबसाइट देखते हैं तो उसमें अगर 3 कॉलम्स हैं तो 3 कॉलम्स की विड्थ बिल्कुल बराबर होगी, वो एकदम बराबर होती है, उसकी हाइट विड्थ एक तरह की होती है। आप दराज खोलें, उसका जो प्रोडक्ट का कार्ड होता है ऊपर से लेके नीचे तक सारे प्रोडक्ट्स का कार्ड सेम दिखता है, बस उनका नाम चेंज होता है और उनकी तस्वीर और प्राइस चेंज होती है। तो ये क्या है, ये कोहेरेंसी है कि हम वेबसाइट को कुछ एक तरीके से दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान को बाय नेचर अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टियां हैं जो हम चाहते हैं कि सब पे लगे, वो उसके लिए हम पहली क्लास दे देंगे, उसके बाद हम क्या दे रहे हैं, दूसरी क्लास। अब ये सीक्वेंस भी डिपेंड करता है। अब इसका मतलब ये जो दूसरी वाली क्लास है, अगर इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पहली वाली में भी थी तो इसकी वो चीज नहीं यूज होगी बल्कि इसकी चीज यूज होगी। वही वाला रूल है कि जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है तो कौन फॉलो होगा, नीचे वाला। इसी तरीके से जो बाद में लिखा है वो फॉलो होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। दूसरी उसकी टर्मिनोलॉजी ये है कि वो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है। आपको ये तो पता है कि वो लाइन बाय लाइन चलेगी, मतलब ऊपर से नीचे 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 चलती आएगी। फिर एक और भी चीज है कि वो लेफ्ट टू राइट भी जाएगी। तो इससे इस रूल से हमें पता लगता है कि जो इसकी प्रॉपर्टियां हैं वो ये वाली क्लास जो है ओवरराइड कर सकती है। मतलब इसने लिखा हुआ था कि इसका फॉन्ट फैमिली जो है कर्सिव कर दो, इसने लिखा नहीं sans serif कर दो, तो कौन सी लगेगी, sans serif। ये चीज एक तो दिमाग में रखें। मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, तो हम इन दोनों जो हमारे बॉक्सेस हैं इसको बॉक्स 2 दे देते हैं। अब कंटेनर दोनों के पास है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 अलग अलग के पास है। अब एक और यहाँ पे हमारे पास स्टाइल के अंदर हम CSS बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी क्लास के लिए लगाएंगे, कंटेनर। अब कंटेनर को मैं एक काम करता हूँ, हम एक विड्थ देते हैं 300 पिक्सल्स की और हम इसको हाइट देते हैं 300 पिक्सल्स की। अब हमारे पास दोनों की हाइट एंड विड्थ तो है, लेकिन अभी ये हमें स्क्रीन पे दिखेंगे नहीं। उसकी वजह क्या है, हमने इसको ना कलर दिया है ना कुछ दिया है। ये यहाँ पे अभी डिव है, स्क्रीन पे डिव है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा। तो हम एक काम करते हैं, हम इनकी अपनी अपनी क्लास बनाते हैं। हम पहले बनाते हैं डॉट बॉक्स 1, सही है। अब डॉट बॉक्स 1 पे मैं इसको अभी देता हूं क्या, बॉर्डर। बॉर्डर में मैं 2px दे रहा हूं, सॉलिड दे रहा हूं और मैं इसको दे रहा हूं ब्लैक। अब मैं इसको पूरे को कॉपी कर रहा हूं और इसको भी मैं 2px ही रख रहा हूं, इसको सॉलिड दे रहा हूं, इसको मैं रख देता हूं ब्लू। अब हम अगर जरा देखें जी, तो हमारे पास अब 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं। एक हम काम कर सकते हैं, अगर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले करना है तो हमने इनकी विड्थ थोड़ी बढ़ा दी। तो बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम सारी खेलते रहते थे, गेम्स जो करते थे वो कहते थे उसके बैकग्राउंड कलर से। अभी हमने सिंपली क्या किया है, उसको क्या दे दिया है, बॉर्डर। तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी है सिंपल बॉर्डर की, जो बॉक्सेस के अराउंड बॉर्डर्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। इसमें क्या होता है कि आप इसकी 3 वैल्यूज है। अभी तक जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो एक वैल्यू, एक आपकी प्रॉपर्टी का नाम होता है और उसके आगे एक वैल्यू होती है। ये एक खास किस्म की प्रॉपर्टी है जिसमें हमेशा ये कितनी वैल्यूज उठा रही है, 3। पहली वैल्यू आप उसको बताओगे कि उसके बॉर्डर की थिकनेस कितनी है। आपने अभी सिंपल देखा कि पहले मैंने 2 पिक्सल दिया तो वो पतली थी, अभी मैंने 5 पिक्सल दिया तो वो थोड़ा मोटा हो गया। ऐसे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वो और बढ़ता जाएगा। इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हैं सॉलिड, तो ये इस लाइन की टाइप है। अभी ये लाइन सिंपल लाइन है, तो कोई इसमें कोई डैश नहीं है, कोई स्पेसिंग नहीं है, कुछ भी फनकारी नहीं है। तो इसको हम सिंपल क्या, कौन सी टाइप कहते हैं, सॉलिड, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली टाइप है। उसके बाद क्या है, कलर, कि इस बॉर्डर का आप कलर क्या देना चाहते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारे पास एक वाजे 2 बॉक्सेस आ गए। एक चीज मुझे नजर आ रही है कि ये खामखा हमारे बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं। हम इन बॉक्सेस को थोड़ा सा साइज में छोटा कर सकते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे 2 बॉक्सेस कहां पर हैं। उसके बाद अभी जो आज का मेन टॉपिक है वो है 2 चीजें।
एक है मार्जिन और दूसरा क्या है, पैडिंग। तो बॉक्सेस जो हैं आपके, जब आपके पास एक बॉक्स बनता है, जैसे आपके पास ये वाला बॉक्स है, तो इसकी कुछ जगह है और वहां पर अलाइनमेंट सेट हो सकती है। सबको पता है वैसे अलाइनमेंट किसको कहते हैं? अलाइनमेंट किसी ने अंग्रेजी से उर्दू में किसी को तर्जुमा आता हो? अलाइन बेसिकली का मतलब होता है कि भाई एक सीध में हो, सही है, कि इसका लुग़वी मायने अगर आप कहें तो अलाइन के अगर आप अंग्रेजी से उर्दू में ले आएंगे तो वो अलाइन का बोलता है कि किसी सीध में रहना, उसको हम कहते हैं अलाइन करना। अब एक चेयर्स एक लाइन में खड़ी हुई होंगी तो हम उसको कहेंगे ये अलाइंड है। एक सिर्फ खड़ी हुई है सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, तो हम उसको कहेंगे एक अलाइंड है। अब अलाइनमेंट जो है वो बेसिकली एक नाउन है। अगर इंग्लिश ग्रामर थोड़ी अगर आपने देखी तो अलाइंड जो है वो एक तरह से वर्ब कहलाएगा और अलाइनमेंट जो है वो एक नाउन कहलाएगा, यानी कि नाउन एक फेनोमेना होता है या एक डेफिनेशन होती है उसकी। तो उसमें क्या है कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस, सही है, एक अमल जिसके जरिए आप चीज़ों को एक तरतीब में रखें, उसको हम क्या कहते हैं, अलाइनमेंट। अब उस तरतीब में रखने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। अब वो क्या है, प्रॉपर्टीज, जो कि हम CSS में बेसिकली पढ़ रहे हैं कि हम एक चीज़ की एक प्रॉपर्टी, दूसरी चीज़ की दूसरी प्रॉपर्टी। तो अभी जो हमारा ये बॉक्स है, मैंने कहा कि जो भी हमारा कंटेंट होता है वो नॉर्मली इस बॉक्स के अंदर होता है, जो भी हमारी वेबसाइट है। तो अब अगर आप इस बॉक्स को देखें तो इसके पास कुछ साइजेस हैं या कुछ मूवमेंट की जगह है। अब वो कौन कौन सी जगह है? पहले अगर आप ऊपर वाले ब्लैक वाले बॉक्स को ध्यान दें तो एक तो वो उसके पास इधर लेफ्ट की तरफ एक जगह है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको खिसका सकता हूं राइट की तरफ, यानी कि वो एक मूवमेंट कर सकता है ऐसे, सही है, हॉरिजॉन्टल में। उसकी दूसरी मूवमेंट हो सकती है ऊपर या नीचे। अगर मैं उसको ऊपर करूंगा तो ये भी इसके साथ थोड़ा ऊपर चला जाएगा। अगर मैं उसको नीचे धकेलूंगा तो वो नीचे वाले बॉक्स को भी थोड़ा नीचे धकेल देगा। लेकिन पॉइंट ये है कि उसको ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये बॉक्स के अंदर भी एक वाइड जगह है। इस बॉक्स के अंदर अगर कोई चीज पड़ी हुई है, एक दूसरा बॉक्स पड़ा हुआ है, तो उस बॉक्स का इस बॉक्स से जो फासला है वो भी चेंज किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहां पर हमारे पास एक छोटा बॉक्स है, इसको हम div देते हैं और इसको हम क्लास देते हैं चाइल्ड। अब यहां पे हम लोग डॉट चाइल्ड की अगर हम प्रॉपर्टीज डिफाइन करें, अब डॉट चाइल्ड को हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं रेड, इसकी विड्थ हम दे सकते हैं 50px और इसकी हाइट हम दे सकते हैं क्या, 50px। तो हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स उधर बन चुका है। अब हम देख रहे हैं कि ये बॉक्स इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर है। अगर हम इस बॉक्स को देखें तो अगेन ये हो सकता है कि इस ब्लैक बॉर्डर से और इस रेड बॉक्स का आपस में जो फासला है वो बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये डब्बा यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। अगेन ये ऊपर और नीचे भी मूव कर सकता है। तो ये बॉर्डर की हमारे पास दो किस्में हो गई। एक जो स्पेसिंग इस बॉर्डर के बाहर है, एक बात समझ आई, एक स्पेसिंग है जो इसके बाहर है, इसके ऊपर, इसके नीचे या इसके बराबर में। दूसरी जो आपके पास स्पेसिंग है वो है इसके अंदर। तो दो तरह की बॉक्सेस में स्पेसिंग हो सकती है, एक उसके बाहर, बॉर्डर के बाहर, एक बॉर्डर के अंदर, सही है। अंदरूनी मामलात और बैरूनी मामलात बेसिकली आराम से अगर बोलें तो इसका मुझे ये नहीं पता, अंदरूनी अंदर वाला होता है, शायद यही होता है, बैरूनी बाहर वाला ना। तो जो बैरूनी आपके पास जो स्पेसिंग्स है वो हम कंट्रोल करते हैं या देते हैं सिंपल मार्जिन से। अब जो मार्जिन की प्रॉपर्टी है वो आपको ये पावर देती है कि इस बॉक्स के बाहर जितनी भी चीजें हैं वो आप स्पेसिंग से वो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा जो आपकी पैडिंग है, जो पैडिंग है, वो आपका जो बॉक्स के अंदर चीजें हैं उनको आप कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हो। अगेन बातें बहुत हो गई, इसको थोड़ा सा यूज करके देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये यूज होता कैसे है। अगर हम ये बॉर्डर बॉक्स नंबर 1 देखें, जो कि जिसका बॉर्डर क्या है, ब्लैक है, इसमें सबसे पहले हम मार्जिन देते हैं। अब मार्जिन की प्रॉपर्टी का नाम खुद क्या है, मार्जिन। लेकिन जब मैंने मार्जिन लिखा तो ये क्या कह रहा है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आप 4 किस्म से इसको जगह एक स्पेसिंग मिल सकती है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट।
दूसरी चीज याद रखने वाली क्या थी कि मार्जिन हमेशा कौन सी स्पेसिंग है, बाहर या अंदर? हमेशा बाहर। मार्जिन हमेशा बाहर होगा और अंदर वाली का नाम क्या था? पैडिंग। तो ये पूछ रहा है कि मार्जिन दूं यानी कि बाहर से स्पेसिंग दूं, ऊपर, लेफ्ट में, बॉटम में या राइट में? तो मैं इसको कहता हूं सबसे जो इजीएस्ट है, जो हमें दिख रही है कि हम इसको इस कोने से थोड़ा दूर कर सकते हैं, जो बिल्कुल इस कोने में चिपका हुआ है उधर से हम थोड़ा दूर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको बोलते हैं कि भाई मार्जिन आप दे दो मुझे लेफ्ट में, और कितना दे दो? 30 पिक्सल्स। अब लेंथ के यूनिट आप सबको याद है, लेंथ के यूनिट पहला क्या था? पिक्सल था, दूसरा क्या था? परसेंटेज था, तीसरा क्या था? VH और VW, व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट। तो ये जो हमारे पास स्पेसिंग्स हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट कौन सा है? पिक्सल्स। इसको समझना भी आसान है और ये रिजिड है। इसका मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। परसेंटेज किसी पे डिपेंड करती है, परसेंटेज आपके पेरेंट पे डिपेंड करता है, VH और VW आपकी स्क्रीन साइज पे डिपेंड करता है, PX किसी पे डिपेंड नहीं करता। पिक्सल्स की अपनी क्वांटिटी है, जिस तरीके से एक मीटर है, मीटर कभी बदलेगा नहीं, सही है? तो हमने एक मार्जिन लेफ्ट दिया कितना? 30 पिक्सल्स। तो अगर अब हम देखें तो हमारा जो बॉक्स है वो 30 पिक्सल्स इस कोने से इस कोने से थोड़ा हट चुका है। ये बात समझ आ रही है? तो ये सिंपल हमारे पास पहला मार्जिन जो आपने दिया। इसके बाद हम एक और चीज जानते हैं कि मार्जिन टॉप होता है, ठीक है? अब मार्जिन टॉप में मैं कितना देता हूं? 50 पिक्सल्स। तो जब हम इधर देख रहे हैं तो ऊपर से कितना इस पे डिफरेंस आ चुका है? 50 पिक्सल्स का, यानी कि वो अपनी जगह से थोड़ा मूव आउट हो चुका है। इसके बाद हम एक और काम कर सकते हैं कि हमने लेफ्ट दे दिया, टॉप दे दिया, एक और हम देख सकते हैं बॉटम। अगर हम बॉटम देंगे तो बॉटम में मैं कितना दे रहा हूं? 50 px। जब मैंने बॉटम पे 50 px दिया तो उसने यहां से यहां तक कितनी दे दी? 50 px दे दी। तो जो नीचे वाला बॉक्स था उसको नीचे जाना पड़ा, क्योंकि अब ये ज्यादा जगह घेर रहा है। तो अब हमने इसके ऊपर चार तरफ से हमने मार्जिन दे दिया है और हमने देखा कि बहुत खूबसूरती से ये जहां जहां मैंने इसको मूव कराना चाहा ये मूव सिंपली हो गया। अगर हम इसको और ज्यादा मार्जिन लेफ्ट दें, जैसे कि मैंने बोला 500 पिक्सल्स, तो हम देखेंगे कि जहां जहां हम इसको मूव कराएंगे ये वहां मूव होगा। इसका एक और बहुत आसान तरीका होता है कि आप इसको राइट क्लिक करें, आप इंस्पेक्ट पे जाएं और यहां पर आपको एक नीचे बार नजर आता है, सही है? सॉरी, ये स्क्रीन नजर आती है। इस स्क्रीन पे आप देखेंगे कि जो जो CSS की प्रॉपर्टीज आपने लगाई हुई है ना वो यहां पे दिखती हैं। अब जैसे कि मैंने बॉक्स 1 क्लास बनाई थी, उसके अंदर मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है, टॉप दिया हुआ है और बॉटम दिया हुआ है, बहुत सिंपल। अब हम एक काम कर सकते हैं, मैं कहता हूं यार अभी ना मैं इधर वेबसाइट अपनी बना रहा हूं, तो अगर मैं बार बार ये चेक करूंगा यार 250 देके देखते हैं, 200 देके देखते हैं, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे वो चेंज करना है, वापस आना है, चेंज करना है, वापस आना है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे आओ। अब आपने इसको कहा नहीं यार इसको कितनी दो? 70। आपने 70 देके एंटर दिया तो उसने यहाँ पे उसका इफेक्ट दे दिया है। इसके अलावा आप इस 70 को हटा के बढ़ाते जाओ तो वहां आप देखेंगे कि वो आपकी स्पेसिंग्स इंक्रीज कर रहा है, और आप इसको फिर से कम करेंगे तो वो आपकी स्पेसिंग्स फिर से कम कर रहा है। फिर जिस जगह पे आपको लगता है हाँ यार ये मुझे लोकेशन यहीं पे चाहिए थी, तो आप देख लेंगे कि कितनी पिक्सल्स है? 139। अब क्योंकि आपने ये यहां पे बदला है तो आपके लाजमी सी बात है कोड में ये चीज नहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो आप यहां पर आओगे सिंपली और इसको 139 पिक्सल्स कर दोगे। अब ये पक्का हो गया। अब आप पेज को रिलोड करोगे तो भी इसमें कितनी रहेगी? 139। तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल एक मार्जिन की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नॉर्मली अगर आप इसकी वीडियोस देखेंगे तो बिल्कुल आधे घंटे की मार्जिन की सिर्फ अपनी वीडियो होती है, जिसमें आपको बताया जाता है ये ऐसे लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। लेकिन सिंपल ये याद रखना है कि जो आपके बॉक्स के बाहर की स्पेस है वो किससे कंट्रोल होती है? मार्जिन से। तो बेसिकली हम अलाइनमेंट का काम कर रहे हैं, यानी कि कौन सा बॉक्स किस जगह पे होगा। तो हमारे पास ये चीज होना लाजमी है कि मेरे बॉक्स के बाहर जो स्पेस है वो कितनी आएगी। अब एक और चीज है कि एक वेबसाइट बनी हुई है, आपको देखना है कि इसने कितना मार्जिन दिया है या इसने कितना पैडिंग दिया है। तो आपने ये वाला काम तो किया हुआ है, तो आप थोड़ा नीचे आओगे तो आप सिलेक्ट करोगे अपना वाला बॉक्स जो अभी आपका लगा हुआ है। तो यहां पे बेसिकली आपको क्या बता रहा है? मार्जिन।
ठीक है। और मार्जिन में ये टॉप मार्जिन कितना है 139, लेफ्ट कितना है 500, यहां से नहीं है, कोई नहीं है, नीचे कितना है 50। अब ये राइट वाला क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं। एक काम करते हैं, हम ये लेफ्ट हटाते हैं तो लाजमी सी बात है वो अपनी जगह पे चिपक जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको देते हैं मार्जिन राइट, ठीक है। अब मार्जिन राइट कितना दे रहे हैं 50 px, तो इसको लगा नहीं, चलो इसको हम देके देखते हैं 500, बहुत ज्यादा देते हैं शायद पता लगे, तो इसको लगा। किसी का दिमाग काम कर रहा है, क्यों नहीं लगा? सही, वो लगा रहा है, सही है। अगर हम इसको दोबारा से, वही वाली बात है कि जैसा मैंने कहा था कि ऐसा CSS में बहुत बार होगा कि आप बोलोगे कि यार मैं लगा रहा हूं लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको ये वाली जो स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। पहली कौन सी, ये वाली, कि अभी मैंने इस पे जब होवर रखा तो ये जो येलो कलर की स्क्रीन दिखाता है ना, ये येलो आपको मार्जिन दिखाता है। आप देख रहे हो ये टॉप वाला मार्जिन है, ये बॉटम वाला मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन कोई भी नहीं है क्योंकि मैंने मिटा दिया, और ये पूरा क्या है आपका राइट वाला मार्जिन है। अब ये जो मार्जिन होता है, इस मार्जिन की क्वालिटी होती है कि इसके अंदर कोई और एलिमेंट आपका नहीं आ सकता, क्योंकि ये पूरी जो लोकेशन है ये किसके लिए है, सिर्फ इस बॉक्स के लिए। अब आप किसी और बॉक्स को इसकी इस एरिया में नहीं घुसा सकते, बात समझ आ रही है? ये अब इसका लॉक हो चुका है पूरा, ये पूरा सेक्शन इसका है। इसका मतलब अगर आपने मार्जिन राइट दे दिया ना इसको, अब इधर कोई भी और चीज नहीं आ सकती। दूसरा, आपको हल्का सा ब्लू शेड दिखता है, ये ब्लू शेड क्या है बेसिकली, ये अंदर वाला जो हमारा पैडिंग था जिसको अब थोड़ी देर में हम देखेंगे, ये वो वाली चीज है। अब मार्जिन राइट जब आपको दिख नहीं रहा तो मार्जिन राइट होता क्यों है, अब ये एक सवाल बनता है। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम एक काम करते हैं, अगर हम इसको क्या बना दें, सॉरी ये तो चाइल्ड बन गया, अच्छा अब क्या हुआ, ये आपके बॉक्सेस किधर गए, डिव, हाँ डिव हट गया, तो ये स्पैन भी, अगर मैंने स्पैन को भी विड्थ एंड हाइट दी थी तो ये इसको भी तो डब्बा नहीं बनना चाहिए था। स्पैन जो है वो कौन सा एलिमेंट नहीं है, ब्लॉक लेवल नहीं है। तो जब कोई एलिमेंट ब्लॉक लेवल नहीं होता तो लाजमी सी बात है उसके पास एक बॉक्स नहीं है, क्योंकि बॉक्स बेसिकली किसकी क्वालिटी है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट की, जो कि डिव एक है, h1 भी ब्लॉक लेवल है। तो स्पैन तो यहां पे यूज हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है, हमारे पास ये वापस आ गया है। अब हमारे पास एक ऑप्शन क्या रह जाता है कि हम एक काम कर सकते हैं, पहले तो ये मार्जिन हटाते हैं सब, ताकि सब हमारे पास अपनी अपनी जगह पे आ जाए। अब हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो आपका बॉक्स 1 है इस पे हम एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं, डिस्प्ले, हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, सही। इसको हम बाद में थोड़ा और ज्यादा डिस्कस करेंगे, ज्यादा दूर नहीं, मतलब हो सकता है आज या कल में। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली डेलिबरेटली, यानी कि जबरदस्ती, जो इसका ब्लॉक लेवल एलिमेंट की क्वालिटी है कि वो अपने बराबर में किसी और चीज को नहीं आने देता, उसको क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो वो किस प्रॉपर्टी से हुआ, मैंने इसको क्या बोला, इसको डिस्प्ले कराओ किस फॉर्मेट में, इनलाइन ब्लॉक में, यानी कि वो ब्लॉक भी रहना चाहिए लेकिन किस टाइप का, इनलाइन का। या इनलाइन की क्वालिटी क्या है कि वो सारी चीजें एक लाइन में आती हैं। तो इसी तरीके से जब मैंने उसको इनलाइन ब्लॉक किया तो अब आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं लेकिन
एक ही लाइन में दिख रहे हैं। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं चाहता था कि इस डब्बे के बराबर में कुछ ना कुछ हो। अब ये काम एक और तरीके से भी हो सकता था, हम कोई इनलाइन एलिमेंट इस्तेमाल कर लेते, जैसे इमेज, हम दो इमेज के टैग्स लगाते आपस में, उनसे भी काम कर सकते, लेकिन वो फिर देखने में उतना मजा नहीं आता। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, पता लगता है क्या हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ये बॉक्स 1 ब्लैक वाला है और जो ब्लॉक ये आपका बॉक्स 2 है ये ब्लू है। तो बॉक्स 1 में हम आते हैं और अब हम इसको देते हैं मार्जिन राइट। अब मार्जिन राइट कितना देते हैं, 50 पिक्सल्स। अब मैंने इसको मार्जिन राइट 50 पिक्सल दिया तो अब आपको वाज़ेह दिखा के इसने अपने बराबर वाले एलिमेंट को आगे खींच दिया है। इसी तरीके से अब आप इसको भले 500 दें 300 दें तो अब आपको पता लगेगा हाँ यार ये इसमें तो मार्जिन लेफ्ट सॉरी राइट काम कर रहा है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले भी काम कर रहा था लेकिन इसके बराबर में कुछ नहीं था, तो वो बेसिकली इधर घूम जाता था और उसको कुछ दिखता नहीं था। अच्छा, अभी एक सवाल है छोटा सा, अब इस ब्लू वाले को अगर मैं मार्जिन लेफ्ट दूंगा तो क्या होगा, क्या करेंगे? इसका मतलब है आप कह रहे हैं कि हम बॉक्स 2 पे आते हैं, इसको देते हैं हम मार्जिन लेफ्ट, इसको भी अगर हम देते हैं क्या 50 पिक्सल्स, तो अब इन दोनों के दरमियान मार्जिन जो है थोड़ा बढ़ गया। तो अब इन दोनों के बीच में जो मार्जिन है वो बेसिकली कितना है, 100 पिक्सल्स है, क्योंकि उसका राइट 50 इसका लेफ्ट 50, तो आपके पास कितना मार्जिन आ गया, 100 पिक्सल्स आ गया। तो ये तो एक सिंपल सी चीज है। अब आपको एक दिख रहा है यार, इसको बॉक्सेस को हम जो आउटर स्पेसिंग है, सही जो बाहर वाली स्पेसिंग है, जो आउटर स्पेसिंग है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, मार्जिन। अब हम एक और काम कर लेते हैं, ये जो हमारा चाइल्ड है जिसका कलर क्या है, रेड, अब इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, इसको हम थोड़ा सा 100 कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा दिखे, बहुत छोटा दिख रहा है, सही है। अब हम इधर आते हैं, ये किस बॉक्स के अंदर है, बॉक्स 1। तो इस बॉक्स पे आके मैं इसको कहता हूं कि इसको दो पैडिंग राइट। तो जो पैडिंग राइट है वो बेसिकली मैं कहां की बात कर रहा हूं, जो ये वाला बॉर्डर है इसके अंदर की। तो इधर हम देते हैं 50 px की पैडिंग। तो जब हम 50 px की पैडिंग देंगे तो क्या होगा, क्या सॉरी अब मैं समझा नहीं। अभी आपने किसी ने नोट किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉक्स चौड़ा हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपको दिख रहा है कि इन दोनों की साइजेस तो हमने सेम रखी थी, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बॉक्स चौड़ा हुआ, उसकी वजह क्या बनी, क्या पैडिंग ऐड होगी। अब ये जो पैडिंग है इसकी क्वालिटी है कि क्योंकि ये अंदर वाली स्पेसिंग है, तो क्या होता है कि जब आप इस अंदर वाली स्पेसिंग में पैडिंग दे दें तो वो आपकी जो पूरी की पूरी विड्थ है उसको भी क्या कर देता है, स्ट्रेच आउट कर देता है। ये बात आपको दिख रही है। तो यहाँ पे हमने पैडिंग राइट दी कितनी, 50 पिक्सल्स, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे पैडिंग दी, लेकिन अब उसका साइज क्योंकि फिक्स था, अब उसका साइज एक पहले से ही फिक्स है, तो उसको पैडिंग राइट देने के लिए यानी कि अंदर जगह देने के लिए स्पेस तो है ही नहीं, क्योंकि उसकी विड्थ क्या है, फिक्स है। तो उसने क्या कर दिया, इसकी पूरी की पूरी क्या बढ़ा दी, विड्थ, क्योंकि उसको अंदर कितनी स्पेस देनी थी, 50 पिक्सल। लेकिन एक और काम करते हैं, हम पैडिंग राइट की बजाय हम अगर ये दे दें किस पे, लेफ्ट पे, तो अब आपको थोड़ा सा फर्क महसूस होगा कि हुआ क्या था। अब इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई मुझे इस बॉर्डर और इधर के दरमियान में 50 पिक्सल की स्पेसिंग देनी है। अब स्पेसिंग तो देनी है लेकिन इसकी विड्थ में इतनी स्पेस नहीं है, क्योंकि इसकी स्पेस विड्थ जो है वो फिक्स्ड है। अब क्योंकि इसकी विड्थ फिक्स्ड है तो ये इसको स्ट्रेच नहीं कर सकता बाय ऑटोमेटिक, तो ये क्या करता है कि इसकी विड्थ के अंदर वो 50 पिक्सल ऐड कर देता है। इसका मतलब अगर पहले इसकी 300 पिक्सल्स की विड्थ थी तो अब कितनी हो जाएगी, 350। अब ये भी एक मसला है, क्योंकि आप जब भी पैडिंग देंगे इसका मतलब है वो बॉक्स क्या हो जाएगा, साइज में इंक्रीज हो जाएगा।
अब ये भी एक प्रॉब्लम है अपने तौर पे। तो इस प्रॉब्लम को भी हम जो डील करते हैं, ये सारा एक प्रोसेस है, क्योंकि ये आपके पास इश्यूज कर सकता है। लेकिन कुछ जो CSS करते हैं वो इसको टैकल करते हैं, मतलब वो कहते हैं ऐसा ना हो, और कुछ कहते हैं कि नहीं ठीक है ऐसा ही हो। सही है। अब ये हर किसी की अपनी अलग अलग अप्रोचेस हैं। तो CSS आपको दोनों ऑप्शन देता है कि या तो आप इस चीज को डिसेबल करो कि भाई जो अंदर अगर जगह नहीं है तो वो पैडिंग उसकी विड्थ को नहीं बढ़ाएगा, अगर अंदर जगह है तो ही सिर्फ बढ़ाएगा। अब ये जगह होने का क्या मतलब है, कुछ आपके जो बॉक्सेस होते हैं वो बाय परसेंटेज सेट हुए हुए होते हैं, सही, तो वो स्ट्रेचेबल हैं ऑलरेडी। इसकी क्योंकि विड्थ पिक्सल्स है तो ये इसकी साइज पहले से ही फिक्स्ड है, इसकी साइज चेंज नहीं हो सकती। तो पैडिंग क्या करता है, इसकी विड्थ को बढ़ा देता है, सही है। ये जो स्ट्रेचेबल एलिमेंट में कह रहा हूँ, जब हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फ्लेक्स क्या करता है कि वो ऑटोमेटिक आपका जो एलिमेंट है उसको साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो ये बेसिकली उधर ये ज्यादा आपको समझ भी आएगा। लेकिन एक चीज हमें समझ में आ रही है बहुत आसानी से कि पैडिंग से क्या हुआ, बाहर कुछ नहीं हुआ, इस डब्बे के बाहर कुछ नहीं हुआ, जो भी काम हुआ इसके अंदर हुआ। अब इस पैडिंग लेफ्ट से क्या हुआ कि इस बॉर्डर और इस बॉर्डर के दरमियान 50 पिक्सल का गैप आ गया। इसके अलावा अगर हम कहें पैडिंग टॉप कितनी देते हैं 50 पिक्सल्स, तो हमारा जो बॉक्स है उसके ऊपर से 50 पिक्सल की इसकी स्पेसिंग मिल गई है। अगेन अगर हम यही काम बॉटम के लिए भी करेंगे तो इसको बेसिकली जो बॉटम पार्ट है यानी कि यहां से यहां तक एक और 50 पिक्सल स्पेस मिल जाएगा। तो सिंपल हमें दिख रहा है कि पैडिंग जो अंदर वाली स्पेसिंग है और जो आपका मार्जिन है वो बाहर वाली स्पेसिंग है। और पैडिंग का जो ज्यादातर फासला इफेक्ट नजर आता है वो इफेक्ट आपके जो अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है उस पर नजर आता है। ये बात समझ आ रही है। अब एक काम कर लेते हैं, अगर ये जो छोटा वाला रेड बॉक्स है, अभी तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड है, अगर हम इसको हटा दें तो अब आपको वो बॉक्स नहीं दिखेगा। लेकिन अगर इस चाइल्ड में जाके अगर आप लिख लेते लॉरम 30, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक बॉक्स के बीच में एक टेक्स्ट लिखा। अब ये ओवरफ्लो क्यों हुआ, क्योंकि उसका साइज एक तो फिक्स था, उसकी हाइट फिक्स थी, तो उसको नीचे जगह नहीं मिली तो वो नीचे चला गया। अब आपको पता है कि इसका एक बहुत जबरदस्त तरीका है कि हम क्या इसमें सेट कर सकते थे, ओवरफ्लो हिडन कर सकते थे। यहाँ तो आप ओवरफ्लो हिडन करें या आप उसको बोलेंगे भाई इतने टेक्स्ट लगाने की जगह मेरे पास तो है ही नहीं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि सिंपल सा ऐसा लग रहा है जैसे फ्रेम है और आपके पास उसमें टेक्स्ट है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप स्टार्ट ही ऐसे करते, अब काम शुरू ही ऐसे करते, तो आपको ये चीज ज्यादा समझ में नहीं आती कि ये साइडों से स्पेसिंग क्यों आई, कैसे आई। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। हम बॉक्सेस में सारी मार्जिन पैडिंग वगैरह लगा के जब हम देखते हैं हाँ अब मेरा स्ट्रक्चर तैयार है, उसके अंदर फिर हम लोग कंटेंट लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे इस वक्त अभी हमने थोड़ी देर में क्या किया, एक हमने लॉरम एप्सम लगा दिया। मार्जिन पैडिंग में किसी को कोई सवाल है? पक्की बात है। एक अब हमारे पास जो ये वाली यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर हम मार्जिन पैडिंग जो बाय डिफॉल्ट है वो 0 देते हैं। उसके अंदर हमारे पास बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी है। ये क्या करती है, अब आप देख रहे हैं कि उसकी विड्थ बराबर हो गई है, सही है। तो जो विड्थ बढ़ी थी जिसकी वजह से पैडिंग की वजह से वो क्या हो गई, श्रिंक हो गई, सही है। उसने बोला भाई अंदर कुछ होगा मैं उसको धकेल दूंगा पैडिंग की वजह से ना, लेकिन उसकी वजह से क्या नहीं बढ़ाऊंगा, आपकी विड्थ नहीं बढ़ाऊंगा। अब उसने क्या किया कि विड्थ नहीं बढ़ाई, लेकिन जो अंदर कंटेंट था उसको ये लगा रहा। इससे बेसिकली क्या हुआ है, इससे क्या हुआ है कि इसके अंदर की जो जगह थी वो छोटी पड़ गई है। पहले जो इसके अंदर की जगह थी वो बड़ी थी, अब वो छोटी हो गई। इसने क्या किया कि पहले ये अंदर जगह बरकरार रखने के लिए यानी कि 300 बाय 300 पिक्सल की अंदर जगह रखने के लिए इसने जो इसकी विड्थ थी वो बढ़ा दी है। अब वो विड्थ क्या हो गई, कम हो गई। इसका अगर आपको समझना है तो आप क्या करें, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करें और इस कंटेनर पे क्लिक बनाए रखें। अब आपको पता लगेगा ये जो येलो वाला पोर्शन है वो क्या है, मार्जिन है। लेकिन अंदर जो ये सिर्फ ब्लू वाला रीजन है ये बेसिकली उस बॉक्स की असल जगह है।
यानी कि जो 300 बाय 300 पिक्सल का हमने डब्बा बनाया था ये उसकी असल जगह है, और ये जो ऊपर और नीचे से ये लाइट ग्रीनिश सी शेड है ये इसकी क्या है, पैडिंग है। अब ये जो साइडों से जगह खत्म हो गई है, इतना सा रह गया, ये किसकी वजह से हो गया है, क्योंकि मैंने इसको क्या दे दिया, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया है, जो कि बेसिकली इस चीज को ओवरराइड करता है कि इसकी विड्थ ना बढ़े। अगर आप इसकी विड्थ हटा दोगे तो वो इस कंपनसेशन को हटा देगा। सही है। अब हम देख रहे हैं तो इसकी जो स्पेसिंग है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इस बॉक्स का जो साइज है वो इंटरनल, इस बॉक्स का साइज वो बढ़ चुका है, क्योंकि पहले क्या हुआ कि पहले अभी इसने ये 300 बाय 300 पिक्सल्स का बॉक्स बनाए रखा है जो अंदर जो था। पहले क्या किया, इसने बोला कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, तो इसने पैडिंग देने के लिए बॉक्स के अंदर ही जगह को छोटा कर दिया। बात समझ रहे हैं। अभी इसने क्या किया, इसने बोला कि अंदर वाले बॉक्स की स्पेस कम ना करो, इसकी विड्थ ही बढ़ा दो ताकि इसके अंदर पैडिंग आ सके। सिंपल ये दो छोटा सा फर्क है, लेकिन इसको हम बाद में थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे जब हम लोग फ्लेक्स पे पहुंचेंगे, क्योंकि जब हम लोग फ्लेक्स पे पहुंचेंगे तो ये बड़े मसले क्रिएट करेगा। उसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, अब आप इसको थोड़ा सोचें कि 3 कॉलम्स के अंदर कोई टेक्स्ट लिखी है, अगर मैंने उसको उसने ऑटोमेटिक तीनों की जगह सेट की हुई है 33%, 33%, 33%, यानी इसकी पहले वाली कॉलम की विड्थ कितनी है 33, दूसरे वाले की 33, आखिरी वाले की 33, तो अब पूरी विड्थ गिर चुकी है। अब इसका मतलब है अगर एक कॉलम भी थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बाकी 2 कॉलम इस जगह पे नहीं आ सकते, वो कहां चले जाएंगे, नीचे, जो कि बड़ा खतरनाक है। और ऐसा होता नहीं है, अगर आप वेबसाइट्स पे देखेंगे तो ऐसा नहीं होता। तो खास तौर पे ऐसे केसेस पे हम कहते हैं कि भाई जो पैडिंग मिले ना उसको अंदर कबाड़ा करो, उसके बाहर कुछ मत करो, क्योंकि अगर तुमने बाहर कुछ किया तो बराबर वाले कॉलम क्या हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये बात समझ आ रही होगी, कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही वो समझ लें कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, क्योंकि आगे चल के आपको ये बात थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि हम क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, तो हमने पैडिंग मार्जिन थोड़ा सा इसके साथ खेला, हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के साथ हमने थोड़ा सा खेला। अभी काम करते हैं, इस मार्जिन को हमने हटा दिया, फिर दोबारा से हमारे जो दोनों बॉक्सेस थे वो ओरिजिनल पोजीशन पे हम ले आए। ये कौन सी पैडिंग लग रही है इसके पास, सॉरी मार्जिन, एक काम करते हैं, हमारे पास जो बॉक्स 2 है उसका बॉर्डर क्या है, ब्लू। अब इस बॉर्डर में हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, अगेन मार्जिन। अभी तो हम ये कह रहे थे कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट, अभी तक हम इसके साथ खेल रहे थे, लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से लिखें, अगर आपको मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, ये वाला ज्यादा सही लग रहा है, ज्यादा याद रखने में आसानी हो रही है, आप वो इस्तेमाल कर लें, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये बेसिकली जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो ज्यादातर यही इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अब यहाँ पे मार्जिन के बराबर में अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप मैं इसको कहता हूं कि 20 पिक्सल, 30, बल्कि 30 नहीं, 50 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, तो मैंने कितनी वैल्यूज दी हैं, 4। तो जब हम इसको 4 वैल्यूज देंगे तो आपको यहां पे इस बॉक्स की मूवमेंट थोड़ी सी दिखी, ऊपर वाली मूवमेंट बराबर वाली मूवमेंट से थोड़ी कम है। अब वो कम क्यों है, क्योंकि मैंने यहां पर वैल्यूज में भी थोड़ा सा डिफरेंस दिया है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो ऊपर वाली मूवमेंट है
वो कितनी होगी 20, और जो लेफ्ट वाली मूवमेंट है वो हम लास्ट में बात है कितनी होगी 50 पिक्सल्स। अब नीचे वाली मूवमेंट जो है बॉटम वो हमें दिख नहीं रही। अब वो दिख क्यों नहीं रही? क्योंकि अगर हम लोग एक काम कर लें कि हम इस बॉक्स 2, ये हमारा बॉक्स 2 है, इस बॉक्स 2 के नीचे भी हम लोग एक और चीज बना लें और उसका नाम क्या दे दें, बॉक्स 3। अच्छा, आपको पता है कि एक इनलाइन सीएसएस भी होती है। अभी तक आपने एक दूसरी फाइल में सीएसएस लिखी, स्टाइल के टैग के अंदर सीएसएस लिखी, वैसे आप टैग के पास भी एक सीएसएस दे सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं यार ये अभी मैं एक पूरी की पूरी नई क्लास नहीं बनाता, अब मैं इस क्लास में जाके दोबारा सिलेक्टर लगाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आप ये काम नहीं करना चाहते, आप कहते हैं यार बस एक दो प्रॉपर्टियां ही तो देनी है, तो एक दो प्रॉपर्टी मैं इस टैग के अंदर ही दे दूं। तो आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, स्टाइल। और आप यहीं पे इसको बता सकते हैं कि आप इसको क्या देना चाह रहे हैं, विड्थ देना चाह रहे हैं। अगर आप इसको विड्थ दे रहे हैं 300 पिक्सल्स, वैसे अगर इसको ये देने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैंने इसको क्या दिया हुआ है, कंटेनर, और कंटेनर में ऑलरेडी कितनी हाइट विड्थ है, 200 की पिक्सल्स की हाइट है। तो यहाँ पे जो बेसिकली मुझे देना चाहिए वो क्या है, बैकग्राउंड कलर, ताकि वो कुछ ना कुछ दिखे। जब मैंने ये आपका नया बॉक्स बनाया तो अब हमें दिख रहा है कि ये वाला आपका जो स्पेसिंग है, ये वाली स्पेसिंग दोनों बराबर है, और दोनों ये स्पेसिंग इस स्पेसिंग से कम है। ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये 20 और ये 30। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि इसमें से, ये तो समझ आ गया कि ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट यहीं पर है, ये बात समझ आ रहा है। लेकिन ये कैसे याद रहेगा कि ये कौन सा है? सही है। इसका एक सिंपल सा बहुत छोटा सा रूल है, आपको याद रखना होता है कि जो आपकी क्लॉक है, आपकी जो घड़ी है, वो किस तरफ घूमती है। सही है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि जो आपका जो वॉच है जो जिस डायरेक्शन में घूमती है उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। तो अगर वो 12 पे खड़ी है सबसे ऊपर, तो वो बेसिकली क्या है, टॉप। उसके बाद वो किस पे आएगी, 3 पे। तो 3 कौन सी डायरेक्शन है, राइट डायरेक्शन है। फिर वो कहां पे आएगी, 6 पे। तो 6 कौन सी डायरेक्शन है, बॉटम। तो टॉप, राइट, बॉटम, फिर फाइनली लेफ्ट। तो आपकी बेसिकली जो ये घड़ी की जो डायरेक्शन है, इससे डिफाइन होता है कि यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा लिख के बताएं तो ये आपकी वैल्यू दे रहा है सबसे पहले टॉप, उसके बाद राइट, उसके बाद लेफ्ट, सॉरी राइट, उसके बाद बॉटम, उसके बाद फाइनली लेफ्ट। तो मतलब जैसे आपका वॉच है कि ये टॉप, आपका राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। बस याद रखने का सिंपल रूल है कि ये क्लॉकवाइज है, आपकी घड़ी जैसे घूमती है, ये उसी आपकी पोजीशंस में उसकी मार्जिन्स आएंगी। शुरू में आपको थोड़ा मसला होगा, आपको याद रखने में मसला होगा, लेकिन आप थोड़ा एक दफा आपकी आदत बन जाएगी, फिर तो आप ये सोचोगे भी नहीं कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट क्या कैसे रखना है। आप बस सिंपली सारी पैडिंग मार्जिन दे दोगे। इसके अलावा आपने एक और चीज नोट की कि टॉप और बॉटम मैंने सेम दिया, लेफ्ट और राइट मैंने सेम दिया। तो इसका एक और शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट क्या है, अगर मैं यहां पे 4 की जगह सिर्फ 2 वैल्यू दूं और हम इसको जरा देखें तो इफेक्ट आपका बिल्कुल सेम रहा। तो इसका मतलब है कि मैं 4 के बजाय मैंने क्या दिए हैं, सिर्फ 2 वैल्यू से वो क्या समझा कि मुझे टॉप और बॉटम भी सेम देना है और लेफ्ट और राइट भी सेम देना है। अब टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट, अब इसमें कैसे डिसाइड होगा? तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आती है, टॉप। तो टॉप कितना दिया उसने, 20 पिक्सल्स। अब टॉप का ऑपोजिट कौन है, बॉटम। तो इसने बेसिकली टॉप बॉटम दोनों कितना दिया, 20 पिक्सल्स। और उसके बाद आपका राइट आता है, नॉर्मली टॉप के बाद राइट आता है। तो अब राइट का डेफिनेटली अपोजिट क्या है, लेफ्ट। तो इसी तरीके से आप टॉप, बॉटम और लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशंस उससे दे सकते हैं। अब ये जो सेम प्रॉपर्टी है, ये सेम प्रॉपर्टी किसमें भी अप्लाई होती है, जो हमारे पास बॉक्स 1 है, इसको अगर हम दे रहा हूं मैं पैडिंग में मैंने दिया अगेन 20 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स। सही है। तो हम देख रहे हैं कि उसको ऊपर से थोड़ा कम, लेफ्ट से थोड़ा ज्यादा। अब बॉटम और उधर से भी होगा, लेकिन वो अभी हमें दिख नहीं रहा। अगर हमें फिर भी देखना है, जबरदस्ती है,
तो हम क्या कर सकते हैं कि हम बॉक्स 2 यानी कि ये जो हमारा है इसको हम कॉपी डाउन कर सकते हैं, सही है। अब कॉपी डाउन करने के बाद हम इसको स्टाइल में मैं बैकग्राउंड कलर इसका बदल दूंगा और इसको मैं बोलूँगा क्या दो तुम, पर्पल। तो जब मैंने पर्पल इसको दिया तो अब आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से एक स्पेसिंग है, यहाँ से एक स्पेसिंग है और यहाँ से एक स्पेसिंग है। तो ये आपकी बेसिकली क्या है, पैडिंग, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट। अच्छा एक चीज मुझे अब दिख रही है कि इन दोनों के दरमियान में कोई भी स्पेसिंग नहीं है। अच्छा ये स्पेसिंग पैडिंग से आएगी या मार्जिन से? ये मार्जिन किस पे लगेगा, चाइल्ड पे। अब मुझे इन दोनों के बीच में स्पेसिंग देनी है तो मैं रेड पे मार्जिन लगाऊंगा या पर्पल पे? ये वैसे हमारी मर्जी है कि हम लोग पर्पल वाले पे टॉप लगा सकते हैं और रेड वाले पे बॉटम लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम इधर आते हैं, हम रेड वाले जो चाइल्ड था हमारा इस पे मैं दे सकता हूं मार्जिन। अब ये वाली अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो इस प्रॉपर्टी में मैं इसको कैसे दे सकता हूं कि हमें क्या देना है, टॉप, सिर्फ क्या देनी है, टॉप देनी है। तो टॉप पे मैं इसको देता हूं 30px, बाकी मैं सारी मैंने क्या कर दी, 0 कर दी। तो उसके बीच में क्या आ गया, 30px का गैप आ गया, सही। अब क्योंकि ये इससे ओवरशूट क्यों हुआ, क्योंकि इसकी लाजमी सी बात है जो हाइट थी वो फिक्स की गई थी। फिक्स जो थी कितनी थी, 300 px, राइट, 200 px, सॉरी। अब 200 px की इसकी हाइट है तो लाजमी सी बात है 100 px की तो उसका खुद का डायमेंशन है, तो 100 तो वहीं गया। तो आपने एक और 50 दे दी तो जाहिर सी बात है उसके बाद अब जगह नहीं बची है, जगह नहीं बची तो वो उसने एलिमेंट को बाहर निकाल दिया। तो ये इस तरह के मसले तो बड़े होते हैं कि एलिमेंट आपस में बाहर चले जाते हैं। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसको कंट्रोल परसेंटेज के इस्तेमाल से किया जाता है। जब आप सारी अपनी डायमेंशंस जो हैं वो किस में देंगे, परसेंटेजेस में, तो ये जैसे ही इधर स्पेस आएगा तो ये यहाँ से भी ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। लेकिन परसेंटेजेस में फिर बाकी चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उसकी वजह क्या है कि फर्ज करें ये बॉक्स इसके नीचे ही था, सही है। अब आपका ये वाला बॉक्स जो है इसके ऊपर ओवरले हो गया, ऊपर आ गया इसके। तो इसका अगर मतलब क्या था कि अगर ये ऑटोमेटिक होता कि इसका ऑटोमेटिक हाइट बढ़ जाती तो उससे क्या ये ब्लू वाला बॉक्स भी तो ये भी तो नीचे चला जाता। तो आपकी तकरीबन सारी की सारी जो अलाइनमेंट है वो बड़ी खतरनाक तरीके से इधर उधर घूम रही होती। मतलब आप इसको सही करते ये नीचे चला जाता, फिर इसको ऊपर लाते वो ऊपर चला जाता। तो इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं कि मतलब आप एक एलिमेंट को सही करने जा रहे हो तो दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरे को सही करो तो पहला बिगड़ जाएगा। तो इसका हमारे पास एक सिंपल हल होता है कि हम क्या करते हैं कि हम ग्रिड बना लेते हैं। जब हम कोई वेबसाइट बनाने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई ये मेरा नेविगेशन, ये मेरा साइड बार, ये मेरा मेन पेज, ये मेरा फुटर। अब मेन पेज में ये मेरा हीरो सेक्शन, ये सर्विसेज सेक्शन, ये आपका पोर्टफोलियो सेक्शन, जितने भी सेक्शंस हैं तो उसके हम क्या बना लेते हैं, बॉक्सेस। इस सिंपल आप MS पेंट ही उठा लो, माइक्रोसॉफ्ट पेंट। अब आप उसमें देखते हो यार नेविगेशन सबसे टॉप पर है, तो आप उसी वक्त की साइड में लिख लेते हो कि इसकी मार्जिन क्या होगी, टॉप की 0 होगी, साइड वाली भी 0 होगी और ये वाली भी, लेफ्ट वाली भी 0 होगी। लेकिन आपका जो नेविगेशन बार है उसका और जो आपकी मेन इमेज है उसके बीच में थोड़ा सा फासला है, तो आप बोलोगे अच्छा इसमें 30 पिक्सल का फासला दे देना है। उसके बाद आपके पास साइड बार है, साइड बार समझता है, जो मेन्यू होता है साइड में। आपके पास फेसबुक खोलें तो फेसबुक के यहाँ साइड में एक बेल्ट बना हुआ आता है, आई थिंक ब्लू कलर का बेल्ट होता है। तो वो उस बेल्ट पे अगर आपके पास ऑप्शंस होते हैं, गेम्स, ग्रुप्स, कुछ इस तरीके से लफ्ज लिखे हुए होते हैं। तो अब वो बॉक्स जो है वो अपने साइड वाले कंटेंट से थोड़ा सा फासले पे होता है। अब आप सोच लेते हो अच्छा इसको मार्जिन राइट देना है थोड़ा सा, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम एक स्केच बना देते हैं कि हम वेबसाइट में कौन सी चीज नॉर्मली कहाँ रखेंगे, और उस पर आप डिसाइड कर लेते हो कि इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा और इसमें ये आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बैठे, आपने बोला कि मैं तो चीता बंदा हूं, मैंने नेविगेशन बनाना शुरू कर दी, ठक ठक, फिर यही मसले होंगे कि एक चीज को सही करेंगे तो दूसरी खराब, दूसरी को सही करेंगे तो तीसरी खराब। और परसेंटेजेस में आपको पता है कि कहानी इतनी आसान नहीं है। जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि अब ये मेरा कंप्यूटर है, अब मैंने इसको परसेंटेजेस दे दे के ना बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने चीजों को सही कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि वो वेबसाइट सिर्फ आपकी कंप्यूटर के लिए नहीं है। अब वो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन का साइज डिफरेंट है,
आपके दोस्त की किसी का स्क्रीन का साइज डिफरेंट है, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी चीज करता हूँ, इसको यहाँ से पकड़ के सही जो भी असाइनमेंट सबमिट होता है और उसको थोड़ा सा यूं करता हूँ, तो जो सारे जो आपके बॉक्सेस हैं वो कोई इधर चला जाता है, कोई उधर चला जाता है, कोई नीचे चला जाता है, कोई ऊपर चला जाता है। फिर उससे बोलोगे भाई ये क्या है, तो बच्चों का एक सिंपल सा रीजन होता है, सर मेरे कंप्यूटर पे तो सही दिख रहा था। तो मसला ये है कि मुझे आपके पीसी पे तो नहीं देखना ना, मुझे वो सबके लिए देखना है। तो परसेंटेजेस को इस तरीके से कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। आप उसको पहले से स्केच बनाते हैं, अपने डब्बे बनाते हैं और बोलते हैं यहाँ पे ये चीज़ आएगी, यहाँ पे ये चीज़ आएगी, और उसको पहले से सोचते हैं कि ये किस जगह से कितने फासले पे होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप हमेशा एक वेबसाइट के 2 वर्जन्स बनाते हो, एक जो आपके इस तरह की बड़ी सी स्क्रीन पे दिखेगा, यानी कि आपका डेस्कटॉप स्क्रीन, जो आपका नॉर्मल लैपटॉप स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप स्क्रीन, ये सारी एक ही कैटेगरी है। दूसरा आपका क्या होता है, मोबाइल। अब मोबाइल की खास बात क्या है कि मोबाइल की जो विड्थ है वो बहुत पतली है, बहुत छोटी है। अब इसका मतलब है कि अगर डेस्कटॉप पे आप एक पेज पे 3 प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो, यूं सही है, 3 प्रोडक्ट्स एक लाइन में दिखा सकते हो, तो आप मोबाइल पे 3 प्रोडक्ट एक के साथ नहीं दिखा सकते, आप सिर्फ एक प्रोडक्ट एट अ टाइम दिखा सकते हो। तो इसमें डिफरेंट है। तो आप पहले ये सोच लेते हो कि आप पहले तो अभी तो क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं पढ़ा, अभी मोबाइल आपने नहीं देखा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि दोनों का साइज डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी डेस्कटॉप के लिए बना रहे हो, अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस पे खोलूं तो आगे पीछे हो जाए, आप बोलो नहीं सर मेरे पीसी पे आगे देखो बेहतरीन दिख रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको टेस्टिंग करनी होती है, आप उठा के किसी और के कंप्यूटर पे देख लो अपनी वेबसाइट को कि सही चल रहा है। या एक सिंपल सा तरीका है कि अपने ब्राउजर की जो स्क्रीन है उसको यहाँ से होल्ड करें और उसको थोड़ा सा बस यूं करके देखें, तो आप देख रहे हैं ऊपर साइज बता रहा है, स्क्रीन साइज बता रहा है कि कितना स्क्रीन साइज अभी चल रहा है। तो नॉर्मल जो आपके पास स्क्रीन साइज है वो 800 बाय 700 से ऊपर का ही होता है, जो आपका डेस्कटॉप वर्जन होते हैं, ठीक है, सही है। तो उस इधर आपको थोड़ा सा यूं करके देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपने अलाइनमेंट बिठाई है वो बैठी हुई है या फिर वो बस वो थोड़ी सी झूलने वाली है। और इस तरह के मसले आपके साथ बहुत होंगे और फिर आप फिर से सर पकड़ के बैठे जाओगे, अब इसको कैसे सही करें, क्योंकि अब आप उसको थोड़ा सा हिलाओगे तो चीज़ें आगे पीछे। अब अगेन सारा किस में है, परसेंटेजेस में। तो अलाइनमेंट का थोड़ा मसला है। दूसरा अभी आपके पास जो टॉपिक है 2 चीज़ों का, मार्जिन और पैडिंग। तीसरा बॉर्डर। बॉर्डर कदरे बहुत आसान टॉपिक है, ये आपको देखा कि बस मैंने 2 मिनट में बॉर्डर लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बॉर्डर की थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम कैसे उसके साइजेस इंक्रीज करें तो क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, सही है। अभी तो मैंने क्या यूज किया, सॉलिड। तो सॉलिड के अलावा क्या आ सकता है, क्या इधर डैश्ड आ सकता है, सही है, क्या कुछ और आ सकता है, पता नहीं इसमें से कुछ हुआ तो क्या वो ब्लू वाले को देखो क्या हो गया, सही है। तो हमें ये देखना है कि आई थिंक डबल होता है, तो डबल लाइन एक फ्रेम बन गया। अगर आपने देखा हो तो इमेजेस के राउंड पे इस तरह का फ्रेम होता है नॉर्मली, तो बड़ी खूबसूरत लगती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज के साथ खेलना, सही है। एक चीज मैंने बता दी कि बॉर्डर ऐसे लगता है, तो अब ये आपका काम है कि आप घर जाएं और उसकी डिफरेंट आप W3 स्कूल खोलें तो आपको वो एक लिस्ट देता है कि इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज पॉसिबल है, सही है। सॉलिड की जगह आप और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 पिक्सल्स या 5 पिक्सल की जगह आप 5 VH भी दे सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपके लिए, क्योंकि अगर मैं हर चीज यहाँ पे बताने बैठा तो हमारे पास ना इतना टाइम है और ना ऐसा मुमकिन है कि हम सारे वो चीजें जो कंडीशंस है वो देख लें। तो आप घर जाएं और इसको एक दफा मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, इसको अपने पास इस तरीके से जैसे मैंने बॉक्सेस बनाए, आप अपने पास बॉक्सेस बनाएं, उनको बैकग्राउंड कलर दें या फिर आप उनके बॉर्डर्स दें और उनको मार्जिन लगा के देखें। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप ये देखना कि आपको ये चीज आ गई है या नहीं। उसका ये होता है कि आप पहले सोचो कि यार मुझे इस चीज को यहाँ लाना है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि मैं इस चीज को यहाँ पे लाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा। आप बोलोगे मैं टॉप मार्जिन इतना दूं, मैं लेफ्ट मार्जिन इतना दूं, मैं राइट मार्जिन इतना दूं। फिर उसके अंदर आपने एक हेडिंग लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड उस बॉक्स के अंदर। अब आप चाहते हैं कि जो हेलो वर्ल्ड है ये इसके बीच में आए या साइड में थोड़ा सा मूव हो, इधर हो। तो अब आप फिर दिमाग में सोचेंगे कि इसको मैं इधर कैसे ला सकता हूँ। अब वो क्योंकि बॉक्स के अंदर है तो उस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पैडिंग लगेगी। तो आप यहाँ पे उसको कैसे बिठा सकते हो। तो आप जो चीज सोची ना आपने वो आपको स्क्रीन पे कर लेनी चाहिए, तब आप समझ जाएंगे आपने जो ये प्रॉपर्टी देखी वो आपको समझ आ गई है। बात समझ आ रही है। तो आज हमारे पास थोड़ा टाइम की किल्लत है,
1 घंटे की क्लास है। और बाकी आने का शुक्रिया। जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लगी है, अगले कल थोड़ा टाइम पे आइएगा। सही है जी।